नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 15 हो चुका है। आज जो प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं वो है 16। इसी क्रम में जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रैक्टिस सेट के शुरुआत में हम स्टैटिक्स या डीआई से क्वेश्चन लेके आते हैं या दोनों लेके आते हैं। तो आज का है केवल डीआई का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग को दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पे चार्ट बना हुआ है। इसमें क्या दिया है कि 6 कॉलेजों का वर्णन किया गया है, जैसे ABCDEF, ये 6 क्या है कॉलेज हैं। और इसके अंतर्गत उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत भी दिया है, यानी ये सब जो दिया है, ठीक है, ये क्या है, इन कॉलेजों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है। और वो कौन से, ये है वर्ष है 2001 में। कहने का मतलब ये है 2001 में कॉलेज ए में 76% लड़के क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। आ रहा समझ में। उसके बाद बी में कितने हुए हैं, 63%। ऐसे पूरा दिया हुआ है। इसी पे आधारित हमारा क्वेश्चन है। तो हम आगे बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ष 2005 में कॉलेज बी में 3650 छात्र हो तो उस वर्ष अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछ रहा है। इसमें चार्ट में क्या दिया है, चार्ट में दिया है कॉलेज का हर वर्ष में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। आ रहा समझ में। तो 2005 देख लेते हैं। 2005 क्या है, 2005 ये देखिए, 2005 में कौन सा कॉलेज है, बी में, यानी इसकी बात कर रहा है। कितने छात्र हैं, यानी पहला देखिए बी में छात्रों की संख्या कितनी है, 3650 है। तो बी में कितना उत्तीर्ण है, 82%। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 82 गुणे 3650, ठीक है। उसमें से 3650 में से उत्तीर्ण जितने हुए हैं उनका हम निकालेंगे। देखिए 82% हुए हैं, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। कितना हो जाएगा, देखिए 2 चौको 8, 2 एकने 2, 2 बचे 10, 0 यहाँ देखिए, ठीक, 5 सत्ते 35, 5 के 15, यानी कितना मिला, 41 गुणे 73। आ रहा समझ में। तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो कितना होंगे, 2993। जब इनका गुणा हम करेंगे तो 2993 होगा। आप क्या कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये उत्तीर्ण है, ये उत्तीर्ण छात्र हैं। आप कह रहा है ना अनुत्तीर्ण। देखिए क्वेश्चन, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो क्या हम करेंगे, जैसे कुल कितने छात्र थे, 3650 थे, ठीक। अब उत्तीर्ण कितना है, 2993। 2993 हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। आज हम माइनस करेंगे तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो कर लेते हैं, 10 में से 3 गया 7, यहाँ कितना बता 4, यहाँ 14, 14 में से 9 गया 5, यहाँ कितना बचेगा 5। अब तो यहाँ से 15, 15 में से 9 गया 6, यानी 657 जो होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक। पहले का हम आंसर बता दिए। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2002 में कॉलेज ई से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों से अनुपात क्या होगा। तो 2002 में देखते हैं, 2002 में कौन सा है, ई है, ई है, यानी इसकी बात कर रहा है 76% का, ई उत्तीर्ण होने वाले और अनुत्तीर्ण होने वाले। तो देखिए बी वाले में कितने थे छात्र, वहीं से लगेगा 3650, ठीक है। तो यहीं से हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 76% है ना, विद्यार्थी क्या है, उत्तीर्ण होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तीर्ण छात्र 76% है, गुणा कितना था बी का 3650। इस तरह के क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन का उलट करके सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन उसी टाइप का बनता है। नहीं तो बताइए, हमको ये मालूम नहीं था कुल कितने छात्र हैं, 76% केवल दे दिया है, कह रहा है कि उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण बताइए। तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कैसे आप बता पाओगे, जब आपको मालूम रहेगा तभी ना। तो हम पिछले वाले से उलट करके सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, ठीक। इसको इससे काट दीजिए। अब क्या जाएगा, 5 7 35, 5 के 15, और क्या बच रहा है 73, ठीक है। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 2774 आएगा। ये क्या है,
उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है, लेकिन कह रहा है क्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो चलिए लिख लेते हैं अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ठीक है। तो देखिए हमको इतने में 3650 में उत्तीर्ण छात्र इतना मिल गए, तो जब हम घटाएंगे तो अनुत्तीर्ण छात्र में मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए 3650 माइनस 2774 क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 4, 14 में 7 गया 7, यहाँ कितना बचा 5, 15 15 में 7 गया 8, यानी ठीक है 800 कितना हो गया 76 हो गया। अब कह रहा है अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण, ठीक है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे उत्तीर्ण संबंध अनुत्तीर्ण, ठीक। तो कितना है उत्तीर्ण, कितना है 2774 और उत्तीर्ण कितना है 876, ठीक। तो दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, काटते जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 19 संबंध 6, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, आपको जब दिक्कत होगी तो आप क्या कीजिएगा, सीधे 73 से भाग दे दीजिएगा, 73 से भाग दे दीजिए, 73 से भाग देंगे तो इतना इतना आएगा। आ रहा समझ में, जैसे अनुपात निकालना होगा तो 73 से इसमें भाग दीजिए, 73 से इसमें भाग दे देंगे, और जब दे देंगे तो इतना आ जाएगा अनुपात। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है 2003 में कॉलेज ई तथा यफ के छात्रों की संख्या क्रमशः 2800 और 2250 हो, तो ई से उत्तीर्ण वाले छात्रों की संख्या के कॉलेज यफ से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा, बताइए। ई दिया है 2003 का, 2003 का ई और यफ लिया है, ई और यफ लिया है, इसी का कह रहा है। और दिया है ना, देखिए ई में कितने कितने छात्र हैं, 2800 हैं, आ रहा समझ में। और यफ में कितने हैं छात्र, यफ में 96 है, सॉरी यफ में कितने हैं 2550, सॉरी 2250 है, ठीक है। तो अब इनका हम वैसे निकाल लेंगे। यफ ई में कितना प्रतिशत है, देखिए 77, आ रहा समझ में। तो क्या कर लेंगे 77 28। ऐसे क्वेश्चन में डीआई के जो क्वेश्चन है, जो कैलकुलेशन मस्ट होता है। चलिए यहाँ पे इसे काट दीजिए, कितना बचेगा 77 गुणे 28, आ रहा समझ में। अब इनका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2156 आएगा, कितना आएगा 2156। अब देखिए यहाँ पे भी वही हाल करेंगे, कितना था यफ में 2003 के वर्ष में यफ कॉलेज में कितने प्रतिशत छात्र थे उत्तीर्ण, 96, तो 96 गुणे 2250 कर दीजिए, 30 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 25, ठीक है, 2 चौको 8, 2 8 16, यानी कितना आएगा 48 गुणे 45। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2160। अब देखिए दोनों का अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दोनों का अनुपात, किसका किसका, ई यहाँ कर सकते हैं, ई का और यफ का। ई का कितने छात्र होंगे, उत्तीर्ण ही पूछ रहा है तो उत्तीर्ण रहेगा। इसमें यही देखना होता है कि उत्तीर्ण पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण पूछ रहा है। और यहाँ पे 2160, अब 2 काटने चले जाइए, 2 एक 2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0, 2 7 14, 2 8 16, यहाँ पे 2 एक 2 0, 2 8 16 0, फिर यहाँ पे 2 5 10, 2 3 6, 2 9 18, यहाँ पे 2 5 10, ठीक है, 2 चौको 8 0, ठीक है। तो कितना आ रहा है इसका अनुपात 539 संबंध 540, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया डीआई क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर रहा है बिंदु 7 3 और 4 -1 के बीच की दूरी बताइए। तो जैसे नहीं होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वो वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला दिया देखिए यहाँ पे 7 3 दिया है, दूसरे में 4 -1 दिया है, सारा समझ में। तो हम क्या करते हैं, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 कर देते हैं। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, देखिए दो, वही पूछ रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, अंडर रूट कर देते हैं x² - x1² - x1 -
x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही है, इसी में रख देना है। अंडर रूट x कितना है, देखिए x1 कितना है 7 है, x2 4 है, अब इनका स्क्वायर कर दो, प्लस y1 कितना है 3 है, और माइनस y2 कितना है -1 है, इनको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए माइनस है, अरे अंदर भी माइनस है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 + 1 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर यहीं पे हम कर दिए हैं। अब देखिए क्या होगा, 3 3 9, 4 चौको 16, तो कितना हो जाएगा 25। और किसका होता है 5 का होता है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 5 ही का ही आएगा। ये क्या है आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर माइनस ap स्क्वायर गुणनखंड होंगे। क्या क्या दिया है, p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर माइनस ap स्क्वायर, ये दिया है। अब कह रहा है इसका गुणनखंड करने के लिए, तो आप क्या कीजिए, जोड़ा बना लीजिए और देखिए क्या क्या कॉमन निकलेगा, आ रहा समझ में। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x स्क्वायर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से क्या निकल सकता है, ये निकलेगा, ठीक है, ये निकलेगा। अब बाहर चीज माइनस अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, आ रहा समझ में। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉमन, देखिए दोनों जगह है, देखिए p स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर p स्क्वायर, प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं इसको, यहाँ वहाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दूसरे में क्या जो बच जाता है उसको लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस ये, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, गुणनखंड यही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर और 15 मीटर है। तो इस मैदान की टाइल जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर एवं 1 मीटर है द्वारा सीमेंटिंग किया जाना है, तो बताइए कि मैदान में कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। देखिए टाइलों की आवश्यकता कह रहा है, तो कुल टाइलों की लिख लेते हैं, कुल टाइलों की आवश्यकता। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो टाइल्स का दिया रहता है, मान दिया होगा, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, मान रहेगा, उसको हमेशा क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और जो उसके साथ होगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का इतना है, आ रहा समझ में। तो क्या हम करेंगे, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम क्या करते हैं ऊपर लिख लेते हैं उसका। यहाँ पे देखिए ऐसे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, अपान यहाँ पे टाइल का क्षेत्रफल। बताए ना, जब टाइल का दिया रहेगा पूछेगा तो आप उसका जो क्षेत्रफल होगा चाहे मान जो भी होगा वो नीचे रखेंगे। चलिए आयत का क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई चौड़ाई कितना दिया है 30 × 15, आ रहा समझ में। और टाइल्स का दिया है 2 मीटर और 1 मीटर, तो उसमें तो लंबाई चौड़ाई होगी, लंबाई चौड़ाई को दिया ही है, तो 2 × 1। अब इसको निकाल दीजिए, क्या जो 15 का वर्ग कितना होता है, 15 × 15, 15 का वर्ग नहीं हो जाएगा, कितना होता है 225, यानी 225 टाइलों की आवश्यकता होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब आपके सामने आ रहा है नया क्वेश्चन। कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मौसम तथा लौसम क्रमशः 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो दो संख्याएं, ठीक है, का योग कह रहा है, यानी हमको संख्या मालूम नहीं है लेकिन योग उसका मालूम है, तो माना संख्या बराबर क्या होगा, माना पहली संख्या, देखिए इसमें जो मौसम दिया है ना सबसे छोटी संख्या, उसी को हम मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, जैसे 3a मान लेंगे, आ रहा समझ में। वैसे ही दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, 3b मान लेंगे, आ रहा समझ में। या कहेंगे तो इसको छोटी संख्या मान लेंगे या चाहे इसको बड़ी संख्या मान लेंगे, तो कुछ भी मानिए, बात वही है। अब देखिए कह रहा है ना दोनों संख्याओं का योग 36 है, तो दोनों संख्या कौन सा है प्रश्नानुसार,
प्रश्नानुसार क्या होगा, दोनों का योग कर रहा है 3a प्लस 3b इक्वल टू 36 है। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 3a प्लस b इक्वल टू 36। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a प्लस b, और जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा क्या आ जाएगा 12। ये समीकरण क्या है 1 है। आ रहा समझ में। अब चलते हैं आगे देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है यहाँ पे 12 तो हो गया। उसके बाद कह रहा है उनके मौसम और लौसम का मान इतना है, कह रहा है लौसम और मौसम। मौसम कितना है 3 है और लौसम कितना है 105 है। ठीक, अब चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहली संख्या हम जानते हैं ना, इसका सूत्र क्या होता है, तो ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसम गुणे मौसम। ये हम जानते हैं। पहली संख्या क्या है 3a गुणे दूसरी 3b, लौसम कितना है 105। देखिए 105 है, मौसम कितना है गुणे 3 है। आ रहा समझ में। चलिए अब क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। a और b कितना होगा 105 गुणे 3। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए गुणा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब सारा खेल यहीं पे है, क्या है सारा खेल यहीं पे है, यहीं हम लोग गड़बड़ करेंगे। देखिए क्या होगा, ये 3 है ना, तो 3 से इसको भी काटेंगे इसको भी काटेंगे। आ रहा समझ में। ठीक, चलिए काट लेते हैं। 3 से इसको भी काट दिए, 3 से इसको भी, 3 3 9, 3 5 3 3 9, 3 5 15, यानी कितने बार कट रहा है। ये भी बराबर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। आ रहा समझ में। अब क्या करेंगे, सबसे छोटा गुणनखंड इन दोनों का कर देंगे। इन दोनों का गुणनखंड ऐसा करेंगे, संख्या वो छोटी हो, छोटी संख्याओं का ऐसा गुणनफल जो 35 आ जाए। तो क्या हो जाएगा 7 5 35, यानी कितना आ रहा है a इंटू बी इक्वल टू 7 इंटू 5। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कहें कि a बराबर क्या हो जाएगा 7 और b बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आ रहा समझ में। ठीक, तो कह रहा है अब इन सब का व्युत्क्रम पूछ रहा है, अभी नहीं होगा। a आया है और b आया है। अब हम क्या करेंगे, a का मान यहाँ रखेंगे और b का मान यहाँ रखेंगे। देखिए ये कैसे आया है, अगर हम चाहेंगे तो जैसे मान लीजिए समीकरण एक यहाँ मिल गया है और एक ये मिल गया हमको, a b बराबर 35 ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सूत्र पर रख के निकाल लेंगे, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। समीकरण 1 2 वाला सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखिए ये दिया ना a प्लस बी, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, उस फार्मूले पर रखेंगे। वैसे कैलकुलेशन 2 और आएगा, ए बी का फिर से काटेंगे, ए का मान आएगा बी का मान आएगा, तो ऐसे बहुत प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब आया 35 तो वही हम किए हैं, सबसे छोटी संख्या से गुणनखंड कर दिया है, छोटी संख्याओं का गुणनखंड करने पे उतना मान आ गया, तो हमको यहीं पे नोट कर लेना है, आ गया। अब देखिए एक हम इसके साथ ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 3 गुणे 7 अर्थात कितना हो जाएगा 21। वैसे ही बी है तो बी को हम यहाँ ले जाएंगे 3 गुणे 5, बी का मान हम यहाँ पे रखेंगे, इसके जगह पे क्या हो जाएगा 5 3 15। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमको क्या मिल गया संख्या ये और ये, मतलब पहली संख्या ये मिल गया, दूसरी संख्या ये मिल गया। अब कह रहा है आगे कि उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी जो संख्या है उनका व्युत्क्रम। तो देखिए व्युत्क्रम का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं उल्टा कर देंगे, 21 है ना तो 1/21 हो जाएगा, प्लस 1/15 हो जाएगा। आ रहा समझ में। ठीक, अब इनका सॉल्व कर लीजिए, दोनों का करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का अगर लॉसन निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, 15 कने 15, 15 का 5 हासिल 1, 15 दूनी 30, 30 1 31, इतना आया। आ रहा समझ में। लॉसन कितना आया है 315। अब देखिए इनका इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 15 बार में जाएगा, तो 15 बार में जाएगा तो 15 का इसमें हम गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। अब 15 से इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। आ रहा समझ में। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 315 नीचे आई, इनको 5 1 6 2 1 3, यानी 36 बटे। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लीजिए फिर से, क्या हो जाएगा देखिए 3 1 कने 3, 3 दूनी 6, यहाँ देखिए 3 1 कने 3, ठीक है 0 3 5 15। ठीक, फिर इनका सॉल्व कीजिए, 3 चौको 12, 3 3 का 9, 3 5 15, यानी 4/35 क्या होगा इसका आंसर आएगा। ठीक, एक आध क्वेश्चन ऐसा एग्जामिनर रख देता है कि थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इसको एकदम स्टार्ट में ला देंगे, कुछ नहीं करना रहेगा, उसी में रखते चले जाएंगे। आ रहा समझे। जैसे दो संख्याओं का योग इतना 36 है तो क्या करेगा, मतलब अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से आप तुरंत निकाल लेंगे।
कुछ नहीं करना होता है, लेकिन चूंकि हमको क्या करना है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका आंसर समझ में आ गया होगा कैसे आया है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 35, 40, 45 है। कोई त्रिभुज है, देखिए ए बी सी, ठीक, और कह रहा है तीनों की लंबाई 35, 40 है। देखिए मान लेते 35 है, 40 है, ये 45 है। देखिए जब कोई त्रिभुज दिया हो, उनकी तीनों भुजाएं क्या हो, विषम हो, यानी समान न हो, अलग अलग हो, तो वो क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें देखिए लास्ट में पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो विषमबाहु हो गया कि नहीं, कोई भुजा बराबर नहीं है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। आ रहा समझ में? तो मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ देखिए ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। लेकिन यस हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों भुजाओं का अर्धमाप निकालेंगे। यानी अर्धमाप को क्या बोलते हैं, यस बोलते हैं। इसका अर्धमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, 45 प्लस 40 प्लस 35, अब बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। कर लीजिए, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7, 7 4 11, 1 12, 2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी जो अर्धमाप यस आया वो 60 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे, यस की जगह पे इतना वैल्यू रखेंगे। देखिए यस है, यस देखिए यस की जगह पे कितना रखेंगे, 60, और 60 में से क्या करेंगे, ए को घटाएंगे, -35, फिर 60 को भी 40, फिर 60 45, और इनको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 60 गुणे ये कितना हो जाएगा, 25 होगा। चलिए 25 से लिख लेते हैं, अब आप कह रहे हैं तो लिखवे करेंगे, ठीक, गुणे अब यहाँ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जब घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 होगा। चलिए 15 लिख लेते हैं। आ रहा समझ में? अब देखिए इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, डालते हैं, पहले इनका गुणनखंड यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। इनका गुणनखंड यहीं पे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, देखिए 12 5 60, ठीक है, पचम 25, 5 चौको 20, 5 3 15। अब देखिए 5 यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो हम 5 क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक, क्या बचेगा, 12 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3। अब इनका भी गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट 12 5 60, ठीक है, 60 चौको 24, 240, 24 72, यानी 720, ठीक है। तो इसको और सॉल्व कीजिए, 720 में से क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे अगर निकालते हैं तो यानी कहने का मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसका मान आएगा 67082 वर्ग सेंटीमीटर। इसी पे लगेगा, ये पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान इतना आएगा, और वो भी किस में आएगा, दशमलव में आएगा, ये 0.82 होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप कर लीजिए, ऐसे ही लगेगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, अब उसी में मान रखते जाइए। यहाँ पे ये गुणनखंड करने की जरूरत है, इसमें क्या क्या बाहर निकल सकता है वो निकालिए, उसके बाद सॉल्व करते चले जाइए। इसमें से भी कुछ निकलेगा, ठीक, लेकिन अंडर रूट कुछ न कुछ बचेगा, इसलिए उसका मान क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट में रहेगा तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसमें दिक्कत होगी, आंसर नहीं आएगा तो भी हम बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। चलिए एबीसी है कोई, हम बढ़ा देते हैं, ए बी सी, ठीक। कह रहा है एक भुजा को बीसी को डी तक बढ़ा देते हैं, ये बीसी है ना, तो इसको डी तक कहा है, बढ़ा देते हैं। आया, आप चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार। ए सी डी 112 है, ए सी डी 100 क्या है, 12 डिग्री है। तो कह रहा है और दिया है, क्या दिया है, कोण
बी इजकल टू 3/4 अंडर रूट ए दिया है। अब कह रहा है कोण बी का मान बताइए। अब बताइए भाई साहब, ये दिया है, ये दिया, हमको मालूम है। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया गया हो तो उस पे बना कोण बहिष्कोण होता है। यानी देखिए एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा को हम क्या करें, आगे बढ़ाए हैं, तो उस पे बना कोण ये क्या होगा, ये बहिष्कोण होगा। आ रहा समझ में? जब बहिष्कोण ये हो गया तो इसका मान उस त्रिभुज के शेष दो अंतःकोणों के, ये और ये के योग के बराबर होता है। क्या बोले हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ाने से बना बहिष्कोण उस त्रिभुज के दो शेष अंतःकोणों का, ये कोण नहीं, ये शेष जो बचे हैं, शेष दोनों अंतःकोणों का योग के बराबर होता है। तो चलिए क्या इसमें करना है, देखिए ए सी डी बराबर क्या होगा, इसके बराबर कौन होगा, ये होगा। देखिए सबसे पहले चलते हैं कोण बी ए सी, देखिए बी ए सी इसकी बात कर रहे हैं। अब प्लस कोण, अब इसकी बात करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी। आया समझ में? अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जो हमारा प्रमेय कहता है, नियम कहता है, उसके अनुसार ये हो गया। आ रहा समझ में? चलिए अब ये कितना है, ए सी डी कितना है, 112 डिग्री। अब कोण बी ए सी, देखिए कोण बी ए सी, तो हमको क्या करना है, निकालना बी ए सी प्लस, अब यहाँ पे देखिए कोण बी है ना, आ रहा समझ में? यहाँ पे देखिए कोण बी है। अब कोण बी के जगह पे क्या हमको रखना पड़ेगा, इतना। आ रहा समझ में? आपको क्या बोले हैं कि कोण बी यहाँ पे दिया हुआ है। आ रहा समझ में? ठीक, तो कोण बी दिया है तो हम क्या करेंगे, कोण बी के जगह पे हम क्या करेंगे, कर देंगे। कहने का मतलब देखिए इनको अगर हम हटा दें यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, कोण ये होता है भाई, बीच में है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण बी होगा ही, लेकिन कोण बी के जगह पे क्या करेंगे, हम इसका मान रखेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं, आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा है। इक्वल टू कोण ए प्लस, अब इसके जगह पर हम रखेंगे 3/4 अंडर रूट ए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो इसका एल्सियम निकालिए तो 4। आ रहा समझ में? क्या हो जाएगा, 4a प्लस 3 अंडर रूट ए, यही होगा ना, तो 4 7 अंडर रूट ए। आ रहा समझ में? अब यहाँ क्या हो जाएगा, 112 डिग्री। ठीक, अब चलते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको हम इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर 112 डिग्री गुणे 4 बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, पलट जाएगा। देखिए 7 करने 7 हो गया। अब क्या यहाँ बचा 4, 7 6 42, यानी कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 16 चौको 64। तो कोण ए बराबर 64 हमको मिल गया। देखिए अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कोण बी का मान बताइए, यानी कोण बी का मान पूछ रहा है। आ रहा समझ में? तो यहाँ देखिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर होता था, देखिए यहाँ पे बी है ना, तो आप बी का मान पूछ रहा है तो कुछ न कीजिए, आप यहाँ से इसको घटा दीजिए। किसको घटाएंगे बताइए, 112 में से 64 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 10, यहाँ पे 0 है ना, तो 10 10 में से 6 4, यानी क्या हो जाएगा 48 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, कोण बी का मान हो जाएगा। आ रहा समझ में? आया कि नहीं? देखिए कोण ये तो निकल गया, 64 हो गया। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, ये ऐसे, इस पे आप रख दीजिए, सबसे बढ़िया ये रहेगा। ये देखिए इसमें रखेंगे तो आ जाएगा, कोण ए का मान हमको यहाँ निकल गया, सी का मान यहाँ पे था, तो कोण बी का नहीं मिल जाता, तो वही हम क्या किए, यहाँ कोण बी बराबर क्या किए हैं, यहाँ पे कोण बी ऐसे देखिए, कोण बी बराबर कोण सी माइनस कोण ए कर दिए, तो मान आ गया। सी में से सी ये है और सी में से ए को घटा दिए हैं, यानी इसको घटा दिए तो आ गया आंसर। ये आपका क्या है, आंसर है। इस तरह क्वेश्चन एक बार जरूर समझ जाइएगा। ठीक, समझे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सीखना है, बार बार सीखना है, उसके बाद से जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो वहाँ पे गलत नहीं होगा। कहने का मतलब स्पीड आपकी तेज हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उस समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है और विकर्णों की लंबाई का योग 17 सेंटीमीटर है। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए
समचतुर्भुज बना लीजिए ए बी सी डी और इनका क्षेत्रफल दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? विकर्णों का गुणनफल, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, विकर्णों का गुणनफल। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक क्या है AC है यहाँ पे और दूसरा BD है, अपन क्या करते हैं 2 कर देते हैं, सारा समझ में। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं D1 कर देते हैं, एक को D1 मान लेते हैं, एक को D2 मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ कर दीजिए D1 और D2। तो क्षेत्रफल कितना दिया है आपका, क्षेत्रफल दिया है 30, तो D1 इंटू D2 अपान 2, तो क्या हो जाएगा D1 इंटू D2 इक्वल टू, ये गुणा इधर जाएगा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, सारा समझ में, ये हमको मिल गया। अब कह रहा है विकर्णों का लंबाई, विकर्णों की लंबाई का योग 17 है। तो देखिए योग कह रहा है, तो योग कह रहा है, प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा D1 प्लस D2 इक्वल टू, बताइए 17 दिया है, तो समीकरण 1 हो गया, सारा समझ में। अब क्या कह रहा है कि एक भुजा की लंबाई क्या होगी, पहले ही पूछ लिया है। जब पूछ लिया है तो हम क्या है इसका, हम क्या करेंगे, इन सब का वर्ग निकाल लेंगे। इतना तक आया समझ में, इन सब का हम क्या करेंगे वर्ग निकालेंगे, तभी तो होगा। जैसे A प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, देखिए ये हमको मिला है, ये मिला है, तो ये नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, ठीक, निकल जाएगा। चलिए लगाते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए D1 और D2 दिया है कि नहीं दिया है, कहाँ गया, यहाँ देखिए। अब यहीं पे हम कर देते हैं D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या हो जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक। अब ये हो गया। अब यहाँ पे D1 और D2 का मान कितना है 17 है, तो 17 का वर्ग कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको निकालना है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 गुणे ये कितना है, देखिए यहाँ पे दिया है 60 दिया है, सारा समझ में। इसके जवाब पे इतना रख देंगे, सारा समझ में। अब देखिए ये जो दिया है ना D1 स्क्वायर प्लस D2, देखिए जब विकर्ण है ना, जब विकर्ण का को हम जब बढ़ाएंगे, यानी विकर्ण का जब हम वर्ग करेंगे विकर्णों का, तो उनकी भुजाओं का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है समझिए। क्या कहे हैं, जब समचतुर्भुज के विकर्णों का वर्ग करेंगे हम, तो उनके भुजाओं का वर्ग नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए भुजाओं का वर्ग हो गया। अब भुजा कितना है 4 है, ठीक, सारा समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम D1 का स्क्वायर कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, ये याद रखिएगा D2 का स्क्वायर, जब दोनों विकर्णों का वर्ग करके प्लस करेंगे तब उनके भुजाओं का मान कितना आ जाएगा 4A स्क्वायर हो जाएगा, सारा समझ में इतना। अब क्या करेंगे, इनके जगह पे ये रख देंगे, ठीक। देखिए अब आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब 17 का क्या होता है 289 कर दिए वर्ग इसका। अब D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए 4A स्क्वायर, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 120, ठीक, आराम से समझ में। अब क्या करेंगे, पंचांतर कर लीजिए, 289 120 इक्वल टू 4A स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 में से जो गया 9, 8 में से 2 गया 6, 169 4A स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इधर आ जाएगा 4 क्या है, इधर आ जाएगा 169/4 इक्वल टू A स्क्वायर, आरा समझ में। अब E स्क्वायर है, इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 169/4 इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, ये देखिए किसका वर्गमूल होता है 13 का, 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है, और ये 4 किसका होता है 2 का, A स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, जब ये स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर हट नहीं जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा आपका 13/2 कितना आएगा। अब ये इसका क्या, इसमें आंसर जो दिया है वो कितना दिया 6.5, तो इसको क्या कर लेंगे हम 6.5 सेंटीमीटर कर लेंगे, यानी जो इसका आंसर आएगा वो 6.5 आएगा। मेन समझने वाला चीज क्या था, ये था, क्या समझने वाला था कि जब समचतुर्भुज के विकर्णों का वर्ग करके जोड़ा जाता है तब उनके भुजाओं में भी क्या होता है वर्ग होता है, यानी भुजाओं का भी वर्ग होता है,
ठीक। अब भुजा 4 है तो 4 भुजा का वर्ग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित एक बिंदु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं को डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। चलिए सबसे पहले बना देते हैं समबाहु त्रिभुज ए बी सी। कह रहा है ना कि स्थित एक बिंदु से नहीं होता है, त्रिभुज के एक बिंदु से नहीं, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से भुजाओं पे डाला गया लंब, तीनों भुजाओं पे। तो देखिए इससे ये यहाँ पे हम डाल दिए लंब, ये इधर लंब डाल दिए, ये इधर लंब डाल दिए। ठीक है, तो ये मान लेते डी है, ये मान लेते ई है और ये एफ है। ठीक है, अब इसमें दिया है ना लंबाई, इन तीनों लंबों की लंबाई जो है तो 6 दिया है, एक 6 दिया है, एक 8 दिया, एक 10 दिया। तो देखिए जब कभी भी इस अनुपात में दिया हो संख्याएं 6 8 10 में, तो आप एकदम ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसे समकोण त्रिभुज है चलिए इसको बता देते हैं। देखिए सबसे बड़ी जो होती है उसको हम कर्ण मान लेते हैं, स्क्वायर कर दिए, और शेष दो को लंब और आधार मान लेते हैं। तो उन लोगों का भी क्या करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100, इधर 6 के 36 प्लस 8 64, यानी 100 इक्वल टू 100। यानी ये जो त्रिभुज होगा ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। आ रहा समझ में। कहने का मतलब इसमें लंब के द्वारा बना कोण, जो भी लंब डाला गया है तो इसके अंतर्गत 3 समकोण त्रिभुज बनेगा। आ रहा समझ में। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करें, समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए समकोण में कौन कौन सा बना, इसमें देखिए ए बी डी में, यानी त्रिभुज ए बी डी में, ये देखिए ए बी और डी में ये क्या बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। आ रहा समझ में। जब 90 अंश का बन रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, लंब हो जाएगा। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 3 समकोण बनेगा ना। कैसे बनेगा, एक ये वाला कोण और एक ये कोण और एक ये कोण, 90 90 है। आ रहा समझ में। ठीक, तो 3 बन रहा है तो 3 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप देखिए पहला समकोण ऐसे लिखते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये पहला हो जाएगा, प्लस दूसरे का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, तीसरे का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे कर देंगे। भाई साहब ये पूरा क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसके अंतर्गत 3 समकोण बने हैं, तो तीनों को जब जोड़ेंगे तभी तो इसके बराबर होगा। आयत नहीं समझ में। हमको देखिए ये आधार है तो ये क्या है, भुजा का मान है कि नहीं। देखिए भुजा पे है ना ये, अब भुजा हमको मालूम नहीं है। ठीक, तो हम इसको क्या मानते हैं, इसको ये मानेंगे। इसके केस में अगर वहीं पे मान लीजिए ये है और इसमें अगर हम जा रहे हैं तो ये इसको क्या मानेंगे, ये मान लेंगे। आ रहा समझ में। अब इसके केस में जाएंगे, कहने का मतलब जो आधार होगा वो अ होगा। ठीक, चलिए देखिए अब इसका क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग, यही होता है ना। समकोण त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो ऐसे ही क्या होगा, सारा लिखते चले जाएंगे, 2 गुणे आधार गुणे लंब प्लस 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, ऐसे। ठीक, अब आप देखिए √3/4 इंटू ए स्क्वायर 1/2। आधार हम क्या माने थे, सब में आधार ए माने थे, तो ए हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, देखिए इसके केस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 1/2 ऐसे करते जाइए। अब इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आ रहा समझ में। फिर इसके केस में क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, यानी क्या मिला हमको, 4a स्क्वायर इक्वल टू 3a प्लस 4a प्लस 5a। आ रहा समझिए। अब सब कुछ जोड़िए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 4 3 7 7 5 12 12a। ठीक, आ रहा समझिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम ए को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए इक्वल टू 12 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब देखिए अब क्या करेंगे, ए इक्वल टू 12 है ना, इंटू क्या करेंगे 4/√3 कर देंगे। आई होप क्या आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 24 दिन क्या हो जाएगा, 48/√3 हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इतना हमको मिला है ना। अब क्या करते हैं,
इसमें नीचे √3 है ना, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 √3 अपान ये अंडर रूट से क्या होगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। तो 3 एक 3, देखिए 3 एक 3, 3 छकी 18, कितना बचेगा 16 सही √3। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, हमको मान कितना मिल गया, इतना मिल गया, ठीक है, मान हमको मिल गया इतना। अभी क्वेश्चन की अधूरा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका, समबाहु त्रिभुज का, ये का मान हमको इतना मिला है ना, समबाहु त्रिभुज, इधर देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 अपान 4 इंटू ए स्क्वायर होता है ना, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे ये हम इसलिए लिए थे ना कि कम से कम ये वाले का मान आ जाए, इसलिए यहाँ पे हम लिए थे। अब वहाँ पे भुजा, यहाँ पे भुजा हमको मालूम नहीं था, अब वहाँ पे हमको भुजा मालूम चल गया, कितना है 16 सही √3। अब यहाँ पे कर लेते 4 इंटू भुजा कितना है 16 √3 गुणे 16 √3, यही है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, देखिए ऐसे कर लेते पहले √3 4 इंटू, अब देखिए 16 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 16 का 256, गुणे ये √3 गुणा होगा क्या, केवल 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 छकी 24 आ समझ में, और 4 चौको 16, यानी √3 इंटू 64 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 3 छकी 18 1 19 √3, यही क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यही क्या है आपका आंसर। देखिए कितना पापड़ बेलना पड़ा इसको लाने के लिए। तो इस तरह का क्या होता है, क्वेश्चन एकाध जरूर रखता है कि जिसमें टाइम टेकिंग हो, समय लगे, थोड़ा टफ लगे, क्योंकि 25 में 25 आसान नहीं रखेगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।